नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला। आज बात करेंगे मुग़ल चित्रकला की शैली के दूसरे वीडियो की। इससे पहले एक वीडियो मैंने दिया जिसमें आपने मुग़ल चित्रकला को पढ़ा। अब हम उससे आगे बात करेंगे। पहले वाले वीडियो में लगभग मैंने उसका परिचय आपको कराया था। आज की वीडियो में हम उससे आगे बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ईरानी कला, जो कि मुग़ल कला की एक तरीके से मात्र कला, यानी कि वहाँ से उसका जनन हुआ, वहाँ से वो निकली है, लेकिन वो पूर्णतया वही कला नहीं है। मैंने कल वाले वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी। उनमें एक तुलनात्मक अंतर भी देखा जाता है, तो उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम आएंगे हुमायूं और अकबर के जो चित्रकला है, यानी कि जो उनकी शैलियाँ हैं, उन पर बात करेंगे। और हमारी पूरी बात जो है वो हमजा नामा, यानी कि जो अमीर हमजा है, वहाँ तक चलेगी इस क्लास में। ठीक है ना। तो क्लास का पूरा जो है एक ब्यौरा मैंने आपको दे दिया कि आज क्लास में हमने पढ़ना क्या है। ठीक है। अब क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ। थोड़ा बहुत जो आपसे रिलेटेड बातें होती हैं। देखिए, एक चीज़ ये है कि हमें क्लास थोड़ा सा अब फास्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमें सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करना है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप उसे जल्दी से कवर करके रिवीजन मोड में आ जाएं, क्योंकि रिवीजन मोड में जब आप आएंगे ना, तभी आपका चयन बेहतरीन तरीके से हो पाएगा, यानी कि आप अच्छा नंबर लाएंगे और आपका चयन हो पाएगा। तो रिवीजन के लिए ज़रूरी ये है कि आप पूरे सिलेबस का अध्ययन कर चुके हों। अभी हमने आई थिंक 20% के अराउंड सिलेबस को कवर किया है। अभी 80% की यात्रा बाकी है, और ये अपने आप में बहुत है। तो हमें इसको जो है अच्छे से कवर करना है, और मैं कोशिश करूँगा कि क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ाया जाए। क्वालिटी पे कोई खिलवाड़ नहीं होगा, क्वालिटी आपको वही मिलेगी, बस ड्यूरेशन बढ़ा करके हम उसको थोड़ा तेज़ी से कवर कर सकते हैं। तो वो हमारी कोशिश होगी। इसके अलावा जो आने वाला संडे है, संडे को जो आपका टेस्ट होना है, उसमें इस बार मैं चाहता हूं कि कोई गलती आप लोग ना करें। टेलीग्राम में जो गलतियां आप लोग करते हैं, स्टार्ट का बटन दबा दिया, कुछ भी दबा दिया, ये सब आपको नहीं करना है। इस बार के टेस्ट में जब आप टेलीग्राम पर आएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, कुछ नहीं करना है जब तक टेस्ट स्टार्ट ना हो जाए। कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी जानकारी, कोई भी समस्या हो रही है तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कि पेड ग्रुप है, उसमें आप आएंगे और वहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। कुछ भी आप जो है पूछना चाहेंगे, उस सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप में कुछ नहीं लिखेंगे। रही बात उन लोगों की जिन्होंने अभी हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए मैं जानकारी दे दूं कि आप लोग समय बर्बाद ना करें, जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करें, नोटिफिकेशन का वेट ना करें। सेल्फ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग ले तभी आपकी पढ़ाई हो, सेल्फ भी कर सकते हैं, या मेरे अलावा भी बहुत सारे अध्यापक जो पढ़ाते हैं। आपको जैसा जहाँ भी पसंद आए वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। अगर लड़ाई में रहना है, अगर आपको सीरियसली पढ़ाई करना है, यदि आपके दिमाग में सिर्फ तैयारी नहीं, रिजल्ट चल रहा है ना, तो आप तैयारी को एकदम मेहनत के साथ शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, और नोटिफिकेशन के बाद में ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। और आपको मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं इस पूरे सिलेबस में कॉन्फिडेंस लाने के लिए। पढ़ने के लिए तो 2 महीने पर्याप्त है, लेकिन कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि हाँ, अब मेरा हो सकता है, मैं कर सकता हूँ 100+, ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए जब 5 से 6 महीने आप 5 से 6 घंटे पढ़ाई करेंगे ना, तभी जाकर के आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा। और विदाउट कॉन्फिडेंस आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए कि हाँ, अब मैं कर सकता हूँ। उसके बाद में ही आप बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। तो जिन लोगों को मेरा क्लास ज्वाइन करना है, मेरी ये शैली उनको पसंद आ रही है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं 9616 82 76 46 पर। ये मेरा फ़ोन नंबर है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। यहाँ पर आप संपर्क करके क्लास से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं अपनी क्लास पर। आज की क्लास में हमें सबसे पहले बात करना है ईरानी और मुग़ल शैली में जो तुलनात्मक अंतर है वो क्या है। चलिए, ईरानी शैली में मिश्रित रंगों का अभाव है, यानी कि जो ईरानी शैली उसमें मिश्रित रंगों का अभाव पाया जाता है। रंगों को प्रायः सपाट भरा जाता था, उसमें छाया प्रकाश एवं उभार नहीं दर्शाया गया है। जबकि मुग़ल शैली में छाया प्रकाश एवं पर्दाज के सिद्धांत का पालन हुआ है। पर्दाज का मतलब होता है तान,
और या एक तरीके से आज़ादी, यानी कि वो एकदम स्वतंत्र रूप से खूबसूरत दिखे, थोड़ा सा उभरा हुआ तान हो उसमें, वो पर्दाज होता है। तो मुगल शैली में छाया प्रकाश एवं पर्दाज के सिद्धांत का पालन हुआ है। मानव आकृतियाँ एवं अन्य रूपकारों में गोलाई एवं उभार देने के लिए विविध रंगों के तानों का प्रयोग किया गया है। तो ये एक प्रकार से तुलनात्मक अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखते हैं। ईरानी शैली में प्रकृति तथा पृष्ठभूमि को अलंकारिक रूप से चित्रित किया गया है। इसका मतलब क्या है? अलंकारिक रूप से मतलब कि जो वास्तविकता है ना, उससे परे है वो चीज़। जैसे अभी मैं आपको कहूँ कि आप अपना एक चित्र बनाइए, तो आप शाहरुख खान को बना दें या आप रणबीर कपूर को बना दें, हो सकता है कि आप उनसे ज़्यादा खूबसूरत हों। मेरे यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो जैसा है उससे अगर उसको अलग बना करके दिखाने की कोशिश की जाए, ज़्यादा खूबसूरत। जैसे आज के दौर में जो फ़ोन आ रहे हैं उसमें आपके फ़ोटो बहुत अच्छे आ जाते हैं। कई बार आप जो है जो सामने से कुछ और दिखते हैं, फ़ोटो में बिल्कुल आप डिफरेंट दिखते हैं। कई लोगों की शादियाँ ऐसी हो गई हैं ठीक है, तो कुल मिलाकर के समझना ये है कि जो अलंकारिक है, इसका मतलब ये है कि जो वास्तविकता है ना, उससे एकदम हट करके उसको बना दिया जाए। तो ये काम हुआ है ईरानी शैली में, ठीक है ना। जबकि जो मुगल शैली है उसमें प्रकृति को यथावत उभारने की कोशिश की गई है, यानी कि जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनको, उनमें कोई जो है अलग से कुछ नहीं दिखाया गया है। अगर वृक्ष का जो है जो पत्तियां हैं वो हरी हैं, उसके तने काले हैं, तो वैसे ही दिखाया गया है। अब ये नहीं कि सुंदर लगने के लिए पत्तियों को पीला कर दिया जाए, लाल कर दिया जाए, तनों को काला कर दिया जाए, हरा कर दिया जाए या मिट्टी कलर कर दिया जाए, तो ये नहीं है। यानी कि जैसा प्रकृति में है हूबहू वैसे बनाने की कोशिश की गई है, यथास्थिति लाने की कोशिश की गई है। जबकि जो ईरानी कला शैली, वहाँ पर अलंकारिकता आपको देखने को मिलती है, यानी कि खूबसूरत दिखाने के लिए प्रकृति में जो कलर है ना उससे अलग करके दिखाया गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ईरानी शैली में मानव आकृतियों की मुखाकृतियाँ 2.25 चश्म की अधिकता इसमें पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो वाक्य है ना वो पूरा नहीं हो रहा है। तो ईरानी शैली में जो मानव आकृतियाँ हैं वो 2.25 चश्म की हैं, 2.25 चश्म की हैं, ठीक है ना। जबकि मुगल शैली में 1 चश्म तथा 1.5 चश्म चेहरे की अधिकता है। जबकि मुगल शैली में क्या है, 1 चश्म तथा 1.5 चश्म की अधिकता आपको देखने को मिलती है। अगला अंतर देखते हैं। ईरानी शैली में मानव आकृतियों द्वारा पहने वस्त्रों के फरहान एवं सिकन नहीं है, यानी कि जो ईरानी शैली में जो आकृतियाँ बनाई गई हैं उसमें वस्त्रों को नहीं दिखाया गया है। जबकि जो मुगल शैली है इसमें अवश्य ही ये देखने को मिलते हैं, यानी कि ये मुख्यतः देखने को मिलते ही मिलते हैं। यहाँ पर जो है टाइपिंग में जो गलती है उसको सुधार करके ही आपको PDF दिया जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ईरानी शैली की रेखाओं को कोड़दार और घूमती हुई बनाई गई है, यानी कि जो ईरानी शैली की जो रेखाएं हैं उनको कोड़दार और घूमता हुआ बनाया गया है। किंतु मुगल शैली में रेखाएं गोलाई लिए हुई हैं, जिसमें गति एवं प्रभाव का समावेश आपको देखने को मिलता है। तो ये भी एक प्रकार का अंतर है। तो कुल मिलाकर के कुल जमा जो बात हमारी है वो ये है कि भले ही जो मुगल शैली है वो फारस की देन है। किसकी? फारस की देन है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें फारसी जो तत्व हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ये पूर्णतः फारसी नहीं है, पूर्णतः ईरानी नहीं है। जैसा कि हमने बात भी किया है कि जो मुगल शैली है वो अब स्वतंत्र रूप से कोई शैली नहीं है, उसमें फारसी है, उसमें भारतीय, उसमें यूरोपीय कला है, तो उन सबका एक समावेश आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको अंतर मैंने बताया कि क्या अंतर है ईरानी और मुगल शैली में, ठीक है ना। अब आते हैं हुमायूं कालीन कला पर। बाबर के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। बाबर कला के क्षेत्र में बहुत कुछ योगदान नहीं कर पाया, क्योंकि वो 4 वर्ष ही भारत में रह पाया और 4 वर्ष उसने 4 युद्ध लड़े, तो उसके पास कला को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा जो है काम करने का समय नहीं था। लेकिन फिर भी वो एक कला समीक्षक के रूप में उसने जो है फारस के कलाकारों का वर्णन किया, उनका जिक्र किया अपने बाबरनामा में। तो उन सब की चर्चा हमने इससे पहले वाले क्लास में कर ली है। अब हम बात करते हैं हुमायूं की। तो हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। इसका जन्म 1508 ईस्वी में हुआ। 23 वर्ष की कम उम्र में ही उसे सत्ता संभालनी पड़ी, क्योंकि बाबर की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं का जीवन संघर्षमय रहा, इनके जीवन में संघर्ष बहुत रहा। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को परास्त कर दिया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह कहाँ था? बिहार का था।
लाहौर होता हुआ हुमायूं भागा और अमरकोट के राजा के शरण में पहुंचा और यहीं पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर के जन्म के पश्चात वह खान देश होता हुआ फारस के शाह के शरण में पहुंच गया, यानी कि ईरान पहुंच गया। 1544 ईस्वी में लगभग जब हुमायूं काबुल लौट रहा था तो तबरेज में उसकी मुलाकात दो महान ईरानी चित्रकारों से हुई। जब ये लौट रहा था, तबरेज एक शहर है, तो तबरेज में दो महान ईरानी चित्रकारों से उसकी मुलाकात हुई। एक था ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी और जो दूसरा है वो है मीर सैयद अली। इनकी चर्चा हमने इससे पहले वाली क्लास में भी करी है। अब्दुल समद सिराजी पशु चित्रण में पारंगत था। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो पशु चित्रण में माहिर था कौन? अब्दुल समद सिराजी। आपको हर बात पर ध्यान रखना होगा। आपको 115 लाने हैं। अब 80-85 पे 90 पे काम नहीं बनने वाला है, तो हर बारीकी को आपको कंठस्थ करना होगा, याद करना होगा, दिमाग में जगह देनी होगी, तभी जा करके सिलेक्शन होगा। तो कृपया करके अब वो वाला भ्रम छोड़ दीजिए कि मैंने 90-95 कर लिए तो हम टीजीटी में पास हो जाएंगे, हम मास्टर बन जाएंगे। लड़ाई बहुत कठिन है, तो 115 यदि आपको लाना है तो मेहनत उसी लेवल की करनी होगी, हर एक पॉइंट को याद करना होगा और कर सकते हैं। इंसान सब कुछ कर सकता है, बस वो ठान ले एक बार, ठीक है ना। तो अब्दुल समद सिराजी क्या है, पशु चित्रण में पारंगत था और मीर सैयद अली जो है वो ग्राम चित्रण में पारंगत था। जो गांव का दृश्य है उसको बनाने में वो पारंगत था, मीर सैयद अली। हुमायूं के संरक्षण में दास्ताने अमीर हमजा या हमजानामा का निर्माण हुआ। अभी ये जो है कंट्रोवर्शियल बात है कि क्या हमजानामा का निर्माण, जो हमजानामा के चित्र बने वो हुमायूं के काल में हो गए थे या अकबर के काल में हुए? इसमें इतिहासकारों में अपना अलग अलग मत है। मैं बताऊंगा कि कौन से इतिहासकार ये कहते हैं कि हुमायूं के टाइम पर ये बनना प्रारंभ हो गया और कौन इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि पूर्णतः अकबर के टाइम पर ये बना। ये बात तो सही है कि 90% से अधिक काम आपको मूलतः हर ग्रंथ में यही मिलता है कि अमीर हमजा अकबर के टाइम की है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि कुछ चीज़ें अमीर हमजा की हुमायूं के शासनकाल में ही बनी थी। तो देख लेते हैं उसको, और अगर कोई सवाल आपके सामने ऐसा आता है तो निश्चित तौर पर कोई वहाँ पर फैक्चुअल चीज़ नहीं पूछा जाएगा, और अगर पूछा भी जाता है तो सारे फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे सवाल आता है वैसे आप उसका उत्तर लगाएंगे। तो हुमायूं के संरक्षण में दास्ताने अमीर हमजा या हमजानामा का निर्माण हुआ। इस कहानी में मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा की देश देशांतर विजय की आश्चर्यजनक साहसपूर्ण कहानियों का वर्णन था। अमीर हमजा जो है वो मोहम्मद के चाचा थे और शुरुआत में इस्लाम को नहीं मानते थे, विरोध करते थे मोहम्मद का, लेकिन बाद में उनके अनुयायी बन गए और ये उन्हीं की कहानी है। जो अमीर हमजा, दास्तान अमीर हमजा, उन्हीं की कहानी है। अकबर बहुत शौक से सुनता था। बदायूं ने लिखा है कि अकबर को बड़ा आनंद आता था उस कहानी को सुनने में, और यही कारण है कि अकबर ने बहुत सारा धन अपना अमीर हमजा के चित्रणकार में लगा दिया। अबुल फजल ने कहा है कि जो अमीर हमजा है वो अपने आप में एक ऐसा रत्न है जो दुनिया के किसी और शासक के पास नहीं था। तो कुल मिलाकर के जो अमीर हमजा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुगल के लिए, मुगलों के लिए। हुमायूं ने यह ग्रंथ संभवतः किशोर अकबर के चरित्र निर्माण के लिए आरंभ किया हो, क्योंकि ये लड़ाई किसकी है? ये शौर्य की लड़ाई है, ये साहस की लड़ाई है। किसके साहस की? अमीर हमजा के, जो मोहम्मद साहब के चाचा हैं, ठीक है ना। यह कार्य अकबर के राज्यकाल में ही पूरा हुआ, जैसा कि इतिहासकार अबुल फजल, पहले इतिहासकार अबुल फजल, फिर बदायूं, फिर शहनवाज, इनका मानना है कि ये स्टार्ट होता है हुमायूं के शासनकाल में, लेकिन पूरा काम कौन करवाता है? अकबर करवाते हैं। परंतु इतिहासकार राय कृष्णदास, याद करिए राय कृष्णदास कौन? जिन्होंने पश्चिमी कला और जैन कला को अपभ्रंश कला कहा था, ये वही राय कृष्णदास हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि जो हमजा नाम है, जो दास्ताने अमीर हमजा है, वो पूरा का पूरा संपूर्ण कार्य अकबर के टाइम पर हुआ। राय कृष्णदास जी का ये मानना है। देखिए, इतिहास करेक्ट कभी नहीं होता है, एकदम करेक्ट नहीं होता है। करेक्ट होता है, एकदम करेक्ट नहीं होता है, यानी कि उसमें हर इतिहासकार का अपना एक अलग विश्लेषण होता है, उसके पीछे उनके तर्क होते हैं।
तो इतिहास में आप इकोरेशी अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इतिहास को जो है एक तरीके से क्या किस पर्सपेक्टिव में उसको बनाया गया है, किस पर्सपेक्टिव से उसको बनाया गया है, उससे आप समझ पाते हैं कि क्या घटनाएं घटी। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने दोनों बात बता दी कि अबुल फजल, बदायूं और शहनवाज मानते हैं कि ये हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ, अकबर के काल में पूर्ण हुआ, लेकिन राय कृष्णदास का मानना है कि ये पूर्णतः अकबर के टाइम पर बना है। ठीक है ना। अब आते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समय की चित्रकला और उसकी शैली पर बातचीत करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। बोर तो नहीं कर रहा हूँ, अगर बोर कर रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, पढ़ाई के दौरान ज़रूरी ये है कि अपना मोटिवेशन इस तरीके के बना करके रखें, इतना हाई लेवल का रखें ना, ले लेना है नौकरी भाई, नहीं रोक पाएगा कोई हमें। लेकिन उसके लिए क्या करना है, मेहनत दिन रात करना है, लगे रहना है, एक और नहीं 10 बार वीडियो को देखिए, रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक मैं नोट्स लेकर के आने वाला हूँ, जो कि सुपर नोट होगा। क्या होगा? सुपर नोट होगा। और बहुत ही जल्द इसकी लॉन्चिंग मैं करने वाला हूँ, इसकी तैयारी चल रही है। ये आप पहले जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसको करिए, उसके बाद में सुपर नोट से यदि एक बार ही आप रिवीजन कर लेते हैं ना, तो निश्चित तौर पर 120 115 आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी, आप भी उसको ला सकते हैं। और ये जो कुछ बेईमान लोग हैं जो पेपर आउट करवाते हैं, उसके बाद में चैन लेकर के अपने बड़ी बड़ी जो है प्रचार करवा रहे हैं कि हमने इतना सिलेक्शन दे दिया, हमने उतना सिलेक्शन दे दिया, इनका भी कमर हम मेहनत करके तोड़ सकते हैं। ले आइए आप लोग भी 115 120 नंबर, ताकि ये नकल करके भी मुझसे बाहर हो जाएं। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं अकबर कालीन चित्रकला को। हुमायूं के शासनकाल में फारसी और भारतीय चित्रकला मिल करके मुगल चित्रकला का रूप लेती थी। यानी कि जो हुमायूं का शासनकाल था, उसमें मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी, ये लोग फारस की कला लेकर के आए और उसमें भारतीय कला का समावेश हुआ। तो वो हुमायूं की कालीन की जो मुगल कला है, उसमें फारस की कला प्लस भारत की कला है। लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे जो अकबर की कला है, अकबर की कला शैली है, अकबर के टाइम की कला शैली है, उसमें क्या हो रहा है कि जो यूरोपीय चित्रकला है उसका भी समावेश हो रहा है। और विशेषता किसका? पुर्तगाली चित्रकला का। पुर्तगाली चित्रकला में क्या है कि जो चित्र बनाए जाते हैं, उनके सामने एक छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं, जो मुखाकृतियाँ बनाई जाती हैं उनके सामने छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं, तो वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार जो अकबर की कला है ना, उस मुगल कला में यूरोपीय चित्रकला का प्रेजेंटेशन है, यानी कि वो वहाँ पर उपस्थित है। आप इसको याद रखेंगे। एलटी ग्रेड और पीजीटी में थोड़ा डीप सवाल आते हैं। ठीक है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो निश्चित तौर पर आप इन सवालों को भी टैकल कर पाएंगे। टीजीटी में तो एकदम सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब कि जो यूरोपीय कला है वो कब जुड़ी मुगल कला के साथ में? तो अकबर के टाइम पर जुड़ती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बात लिखा हुआ कि पुर्तगाली चित्रकला का समावेश फारसी भारतीय कला में हुआ। इस प्रकार अकबर कालीन चित्रकला में इन तीनों कलाओं का समावेश देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा कि बादशाह स्वयं अपनी मुखाकृति, जिसे आप सबीह कहते हैं, सबीह बनाने की जो परंपरा है वो अकबर के टाइम पर स्टार्ट हुई। कब? अकबर के टाइम पर स्टार्ट हुई। सबीह बनाने की परंपरा जो है वो अकबर के टाइम पर स्टार्ट हुई। ठीक है ना। सभी का मतलब होता है पोर्ट्रेट। ठीक है। कहीं कहीं पर पोर्ट्रेट लिखा होता है, इंग्लिश में जो है उसे पोर्ट्रेट कहते हैं, हिंदी में मुखाकृति और उर्दू में सभी कहते हैं। ठीक है। तो ये बनवाने के लिए बैठते थे, अकबर स्वयं बैठते थे, ये अबुल फजल का कहना है। अकबर ने बाज पक्षी के साथ चित्र बनवाया। डॉक्टर रीता प्रताप ने अपनी किताब में लिखा है कि जो हुमायूं है उसने भी एक जो है पक्षी के साथ अपना चित्र बनवाया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अबुल फजल क्या कह रहे हैं कि अकबर ने बाज पक्षी के साथ अपना चित्र बनवाया है। अकबर की चित्रशाला में ज़्यादातर हिंदू चित्रकार थे, जिनमें सिलावट, कहार, खाती, कायस्थ जातियां शामिल थीं। अकबर योग्यता के अनुसार साधारण से साधारण चित्रकार को दरबार में विशेष सम्मान देते थे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अबुल फजल के आईने अकबरी में 17 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। जो आईने अकबरी है, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं है, उसका आत्मकथा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा, आईने अकबरी लिखा। ठीक है ना। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है ना, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए दुनिया में। मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। अकबर को आप ले लीजिए, आप ले लीजिए माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड हैं उनको ले लीजिए आप, बिल गेट्स,
इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के कहते हैं कि हमने हाई स्कूल के बाद में औपचारिक शिक्षा नहीं ली। इन लोगों ने दुनिया में बड़े नाम किए हैं। ऐसा नहीं कि किताबी कीड़ा बन करके ही दुनिया में फतेह किया जा सकता है, नाम किया जा सकता है। ज़रूरी यह है कि जो आप काम कर रहे हो उसके प्रति आपका सोच कैसा है, नज़रिया कैसा है, वो आपको महान बनाता है। ठीक है ना। तो आप जो अभी जो काम कर रहे हो उसके प्रति आपका नज़रिया कैसा है, आपका मन कितना मजबूत है उस काम को लेकर कि हम कर डालना है, कोई रोक नहीं पाएगा हमको। तो आप इस क्षेत्र के हीरो बन जाएंगे, निश्चित तौर पर आप इसके हीरो बनेंगे और आप सफल होकर के सामने आएंगे। और किसी दिन मैं भी आपकी कहानी सुना रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी विद्यार्थी मैं देख रहे हैं, अभी भी वर्तमान में जो भी देख रहे हैं ना, वो एक प्रण करें कि हमें सिलेक्शन ले लेना है। चाहे 20 किताबें पढ़नी पड़े, 25 किताबें पढ़नी पड़े, 50 पढ़ने पड़े, 10 घंटे रोज़ पढ़ना पड़े, लेकिन सिलेक्शन ले लेना है। थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, कुछ हमारी बहनें हैं जिनको घर में काम करना होता है, बच्चों को संभालना, परिवार को देखना, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, फिर भी लगी हुई मेहनत कर रही हैं। परिणाम मिलेगा। और जिस दिन परिणाम मिलेगा ना, आज जो लोग आपका मजाक बना रहे होंगे तो अभी भी पढ़ाई कर रही हैं, 40 साल हो गए, शादी हो गए, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, अभी भी कर रही हैं, उन सबको एक साथ जवाब मिल जाएगा। कभी जुबान से जवाब किसी को मत देना, करके दिखाना कि हाँ हमने सोचा था, हमने ठाना था तो करके दिखा दिया। ये करके दिखाना। आप जुबान से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करते रहिए, जितना समय मिले लगा दीजिए, जान फूंक दीजिए इसमें। और इस बार हमें सिलेक्शन देना है। हमें इस बार सिलेक्शन इतना देना है कि वो लोग जो ये हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम मेहनत करो लेकिन सफल नहीं हो सकते, उनको करके दिखा देना है कि भाई तुम्हारा हो सकता है कि थोड़ा बहुत जुगाड़ हो। ठीक है, हमारा इंडिकेशन आप समझ रहे हैं कि किन लोगों की ओर है। वो लोग जुगाड़ से, हो सकता है कि 2-4-10 क्वेश्चन जुगाड़ से करवा करके, नकल करवा करके हो गए हों, लेकिन इस बार हम मेहनत करके उनको फेल कर देंगे। हमें यहाँ पर हर बच्चे को सिलेक्शन चाहिए, देना ही देना है। वो चाहे टीजीटी में हो जाए, पीजीटी में हो जाए, एलटी में हो जाए, केबीएस में हो जाए, कहीं भी हो जाए, डीएसएसबी में हो जाए, सिलेक्शन देना है। ठीक है। और ये मैं तभी कर पाऊँगा जब आप हमारे कदम से कदम मिला करके चलेंगे। मैं कंटेंट दूंगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा। जितने भी राइटर हैं, जितने भी बड़े बड़े लेखक हैं, सब के कंटेंट को पढ़ करके एक निचोड़ निकाल करके मैं आपको दूंगा। लेकिन आप मुझे सिलेक्शन दीजिए, मेहनत करिए। चलिए आगे देखते हैं। अबुल फजल के आईने अकबरी में 17 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 13 नाम हिंदुओं के हैं तथा 4 मुस्लिम चित्रकार थे, जो कि इस प्रकार हैं। नाम आप याद रखिएगा क्योंकि पूछता है कि फला जो है किसके टाइम के हैं, ये नाम पूछता है। और खासकर टीजीटी में पूछता है, तो आपको ये नाम याद रखना। 1-2 बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। दसवंत है, बसावन है, केशव है, लाल है, मुकुंद है, माधव, जगन, हरिवंश, जगन्नाथ, राम, मीर सैयद अली, अब्दुल समद, महेश, फारूक कलम, खेमाकरण, शानवाला और मिस्किन। ये इतने कलाकारों का उल्लेख अबुल फजल ने किया है आईने अकबरी में, जिसमें 13 हिंदू चित्रकार हैं और 4 मुस्लिम चित्रकार हैं। आप इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अकबर ने चित्रशाला या तस्वीर खाना विभाग का गठन किया। इम्पोर्टेंट बात, ऐसी ही इम्पोर्टेंट बात को आपको नोट डाउन करना है। ठीक है ना। अकबर ने चित्रशाला या तस्वीर खाना विभाग का गठन किया एवं अब्दुल समद को इसका प्रमुख बनाया। आप यहाँ पर याद रखेंगे किसको? अब्दुल समद को इसका प्रमुख बनाया। अब्दुल समद को इसका प्रमुख बनाया। 1576 में जब अकबर ने अहमदाबाद पर आक्रमण किया तो उसके साथ जो 27 सरदार थे उसमें 3 चित्रकार थे। कौन कौन? जगन्नाथ, श्यामल दास और तारानाथ। अकबर की गुजरात विजय की बहुत चर्चा होती है और उसका चित्र किसने बनाया है? श्यामल दास ने बनाया है। ठीक है ना। तो गुजरात विजय के टाइम पर 27 सरदारों ने उनके साथ जो है युद्ध लड़ा था, जिनमें 3 चित्रकार थे। कौन कौन? जगन्नाथ, श्यामल दास और तारानाथ थे। और जिनमें से श्यामल दास ने उस युद्ध के जीत का चित्रण किया है। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। अकबर के काल के चित्र मुख्यतः 4 भागों में बांटे गए हैं। ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये आपको करेक्ट करके अभी मिलेगा। यहाँ पर मुख्यतः होना चाहिए और ये मुक्ता लिखा हुआ है। ये एरर जो है ना, ये एरर होता है कंप्यूटर का। लिखते वक्त कई बार जल्दबाजी में गलतियाँ होती हैं। कंटेंट राइटर की भी गलती नहीं है, वो मुख्यतः को मुक्ता थोड़ी लिखेगा। तो अकबर के काल के जो चित्र हैं मुख्यतः 4 भागों में बांटे गए हैं। ये करेक्ट करके आपको मिलेगा। जो 4 भाग हैं वो क्या हैं? गैर भारतीय कथाओं के चित्र,
ऐतिहासिक चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र और व्यक्ति चित्र। यानी कि ये 4 प्रकार से वर्गीकृत हैं जो चित्र हैं अकबर के टाइम के। एक तो गैर भारतीय कथाओं की, यानी कि ऐसी कथाएं जो भारत के बाहर की हैं। एग्जाम्पल के लिए दास्ताने अमीर हमजा या हमजा नामा, वो कहाँ की घटना है? अरब की, क्योंकि अमीर हमजा कौन है? मोहम्मद के चाचा हैं, अरब के हैं। तो ये जो है कथा किसकी है? भारत के बाहर की है। तो एक ऐसे कथाओं का वर्णन, ऐतिहासिक चित्रों का वर्णन जो ऐतिहासिक चित्र है, इसके अलावा भारतीय कथा, भारतीय कथाओं के चित्रण आपको मिलेंगे, और व्यक्ति चित्रण यानी कि पोर्ट्रेट। ये 4 प्रकार के चित्रण आपको अकबर के शासनकाल में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अब उनमें जो सबसे पहला प्रकार है गैर भारतीय कथाओं के चित्र। गैर भारतीय कथाओं के चित्र हम इन्हें पहले समझते हैं, और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ से सवाल भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो है दास्ताने अमीर हमजा। दास्ताने अमीर हमजा या हमजा नामा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। एक जो इसका तथ्य है, कि एक फैक्ट है ना, उसको आपको रट लेना, कंठस्थ कर लेना। परीक्षाओं में आते हैं आपके सीधे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अकबर के समय की सभी ग्रंथों में अमीर हमजा या हमजा नामा का चित्रण सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी चित्र शामिल हैं उन पर चित्रकारों के हस्ताक्षर नहीं हैं। नफाइशुल मासिर में यह लिखा गया है। नफाइशुल मासिर क्या है? ये नफाई नकाई लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। आज काफ़ी गलतियां कर दी है हमारे टाइपराइटर ने। ये नफाइशुल होना चाहिए। क्या है? नफाइशुल। आप इसे चाहें तो नोट डाउन कर लें, या मैं अभी करेक्ट करके आपको पीडीएफ दूंगा। नफाइशुल मासिर में यह लिखा गया है कि अकबर के द्वारा हमजा नामा के चित्रों की शुरुआत हुई थी। नफाइशुल मासिर में क्या लिखा हुआ है कि अकबर के द्वारा हमजा नामा के चित्रों की शुरुआत हुई थी, जिसमें से कुछ प्रेम आधारित विषयों से संबंधित चित्र हुमायूं के काल में बने हैं। श्री राय कृष्णदास का मानना है कि हमजा नामा को पूर्णतया अकबर के काल में बनाया गया था। अभी हमने उस पर जो है ऊपर इसकी चर्चा कर ली है। इस कथा में 360 कहानियाँ, ये इम्पॉर्टेंट बात है जिसे आपको नोट डाउन करना है। ठीक है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसे आपको नोट डाउन करना है कि इसमें कितनी कहानियाँ हैं? 360 कहानियाँ हैं। अमीर हमजा में कितनी कहानियाँ हैं? 360 कहानियाँ। कितनी कहानियाँ हैं? 360 कहानियाँ। याद भूलना नहीं है, याद रखना है। जिसे एक दास्तान के रूप में आश्चर्य ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अकबर ने इस कथा को 12 खंडों में विभाजित करवाया। कितने खंड? 12 खंड। एंड अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, कितने खंड? 12 खंड में विभाजित करवाया, और प्रत्येक खंड में 100 जुज बने। कितने? 100 जुज बने। प्रत्येक खंड में 100 जुज बने। ठीक है ना। और हमजा नामे में कुल मिलाकर के इस प्रकार कितने चित्र बने? 2400 चित्र बने हमजा नामा में। कितने? 2400 चित्र बने हमजा नामा में। हमजा नामा के चित्रों में फारसी प्रभाव अधिक है। क्या है? फारसी प्रभाव अधिक है। जो ईरान का प्रभाव है वो अधिक दिखाई पड़ता है। वर्तमान में इसके 150 चित्र उपलब्ध हैं। वर्तमान में जो इसके चित्र हैं वो कितने हैं? 150 उपलब्ध हैं। बाकी सब नष्ट हो गए, खत्म हो गए। जिसे गुलूक में संग्रहित कर 1925 में वियना में छपवाया गया। ठीक है, गुलूक एक जगह है। जिसे गुलूक में संग्रहित कर 1925 में वियना से छपवाया गया, और वर्तमान में 61 चित्र वियना में, 25 चित्र साउथ किंगस्टन संग्रहालय लंदन में, 15 चित्र अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित है। इनकी संख्या याद रखना। वियना में 61, लंदन में 25, अमेरिका के अलग अलग संग्रहालयों में 15 तथा भारत में 6 हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भारत में है वो कितने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। तो भारत में कितने? 6 चित्र हैं, जिनमें से 2 चित्र भारत कला भवन वाराणसी, 2 मुंबई, 1 हैदराबाद और 1 बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है। और अमीर हमजा में कुल चित्र कितने हैं? 2400 थे इसमें। ठीक है ना। तो वर्तमान में जो चित्र हैं वो 150 प्राप्त हुए हैं, जिनमें से आप देख पा रहे हैं 61 हैं वियना में, 25 हैं लंदन में साउथ किंगस्टन संग्रहालय में, 15 अमेरिका के अलग अलग संग्रहालयों में हैं, और 6 चित्र भारत में हैं। 2 कला भवन वाराणसी, 1 मुंबई, 1 हैदराबाद और 1 बड़ौदा संग्रहालय में। अब आपको
अमीर हमज़ा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। इसे आप कंठस्थ कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुग़ल के दृष्टिकोण से अमीर हमज़ा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ से सवाल हर बार के परीक्षा में पूछे गए, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे। हमने इस क्लास को जहाँ तक करना है, ठीक है ना। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम इससे आगे बात करेंगे। अमीर हमज़ा का थोड़ा सा विशेषता देखेंगे, उसके गुण और दोष को देखेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी। और आखिर में एक चीज़ और कि इसमें जो PDF में गलतियाँ हैं वो करेक्ट करके ग्रुप में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो अनावश्यक घर से बाहर जाने से बचें, घर में रहें, पढ़ाई करें, लोगों से दूरी बना करके रखें और अगर बाहर जाना ही है तो मास्क लगा करके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।